नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के पेपर 2 पार्ट ए की रणनीति। हमारी रणनीति क्या होगी जिसके आधार पर हम मुख्य परीक्षा को बहुत अच्छे तरीके से कवर करके पूरे सिलेबस को अच्छे से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो वह रणनीति क्या होगी, हमारे तैयारी के सोर्स क्या होंगे, उसकी हम चर्चा के लिए आपके समक्ष सामने हैं। दोस्तों, इसमें हम जो बातें करेंगे वो कुछ नोट्स या कुछ कंटेंट को सोर्स को लेकर होगी। उसके लिए हम पहले से बता दें, हम किसी भी इंस्टीट्यूट का या किसी भी संस्थान का या किसी भी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उनका हम यहाँ प्रचार करने के लिए आपको नहीं बताने वाले हैं, बल्कि आपके हित के लिए जो भी बातें हैं जिस भी सोर्स से मिलेंगी वो आपके लिए सहायक सिद्ध होंगी, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं राज्य सेवा आयोग मुख्य परीक्षा पेपर 2 पार्ट ए की। हमने पिछली क्लास में ये डिस्कशन कर लिया है कि पेपर का सिलेबस क्या है, पूरे 6 पेपर मुख्य परीक्षा में होते हैं, उसको हम किस तरह से अच्छे नंबर प्राप्त करके क्लियर कर सकते हैं, उसकी हमने विस्तार से चर्चा पेपर के पाठ्यक्रम की थी। आज हम उस रणनीति को लेकर करेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या हो, क्या हमारे ऐसे फार्मूले हैं जिसके आधार पर हम अपना जो मेंस है उसको अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसकी क्या रणनीति है। पेपर 2 पार्ट ए, आपको पता है कि पेपर 2 पार्ट ए संविधान को, ठीक है, भारत का जो संविधान है उसको कवर करता है। कुछ संस्थाएं हैं जिसको हम आयोग कहते हैं, जैसे नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग। इसके अलावा जो बातें हैं वो है पंचायती राज, ठीक है, लोकतंत्र। ऐसी जो अवधारणाएं हैं जो संविधान के साथ साथ राजनीति से भी रिलेटेड हैं, उनको भी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अगला है एक राजनीतिक चिंतक, ठीक है, इसकी हमने कल चर्चा कर ली थी। और एक आता है लोक प्रशासन। ये जो 5 यूनिट से कवर होते हैं पूरे टॉपिक्स, उसको हमने देखा था कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसके आधार पर हमारा पेपर बनता है। तो संविधान है, आयोग है, पंचायती राज है, राजनीतिक चिंतक हैं, लोक प्रशासन है। ये कवर कैसे होगा, हम इसको तैयार कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, उन क्वेश्चंस के हम आंसर क्या लिखेंगे, क्या क्या आंसर में हमारे होना चाहिए, उस सब की हम आज संक्षेप में लेकिन विशिष्ट चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हमारे सोर्स को लेकर के, सोर्स क्या होना चाहिए। ठीक है, स्रोत यानी हमारा जो कंटेंट है, मटेरियल है, उसकी बात कर लेते हैं। स्रोत आपको तो पता है कि जो संविधान है जिसको हम पॉलिटी कहते हैं, राज्य व्यवस्था कहते हैं, इसका सबसे प्रमुख स्रोत है, एक है एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, ये जो बुक है ये राज्य व्यवस्था की महासागर है। इसको पढ़े बिना आप आगे पढ़ें तो शायद ही चीज़ें ज़्यादा कवर हो पाएँ, पर फिर भी ये महत्वपूर्ण है। दूसरा एक आता है वाणी पब्लिकेशन, ठीक है, वाणी प्रकाशन, जिसको परीक्षा वाणी भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो नेक्स्ट है एक आता है तक्षशिला प्रकाशन। ठीक है, तक्षशिला प्रकाशन। अब ये इकट्ठा नहीं है, इसके हम विधिवत पॉइंट्स बार बता रहे हैं कि तक्षशिला प्रकाशन हो या वाणी या लक्ष्मीकांत, इसमें पूरा 5 यूनिट कवर नहीं होंगी। ठीक है, इसके अलावा है एक दृष्टि पब्लिकेशन, दृष्टि आईएएस का। और एक है निर्माण, ठीक है, निर्माण आईएएस नोट्स।
ठीक, तो अब देख लेते हैं कि ये जो प्रकाशन के नाम बताए जा रहे हैं इनमें से आपकी कौन कौन सी यूनिट कवर होगी। जो पहली यूनिट है यूनिट 1, 2, ये कवर हो जाएगी किससे, एम लक्ष्मीकांत से। ठीक है, या उसकी जगह आप इसको भी प्रिफर कर सकते हैं। ठीक है, वाणी प्रकाशन, परीक्षा वाणी। ठीक है, लक्ष्मीकांत ले लें, ये इंपॉर्टेंट है और विस्तार से इसमें लिखा हुआ है, तो इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, भाषा भी ठीक ठाक है। वाणी पब्लिकेशन थोड़ा सा संक्षेप में है, लेकिन इसकी भाषा थोड़ा सा कठिन है, तो इसको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत जा सकती है, पर इसमें चीज़ें बहुत सारगर्भित तरीके से प्रस्तुत की गई हैं। तो वाणी पब्लिकेशन भी आप ले सकते हैं, इसके लिए आप अथवा में रखें या आप लेना चाहें तो दोनों पढ़ सकते हैं आपकी सुविधा अनुसार। एक तक्षशिला जो प्रकाशन है, इससे हमारी कवर होगी यूनिट नंबर 5। यूनिट 5 जो लोक प्रशासन है वो कवर किससे होगी, तक्षशिला प्रकाशन से। ठीक है, ये तक्षशिला की अच्छी बुक है, इसमें हमारा लोक प्रशासन कवर हो जाएगा, तो लोक प्रशासन के लिए आप ये ले सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा दृष्टि आईएएस, इससे आप राजनीतिक चिंतक, ठीक है, इन दोनों से कवर हो जाएगा। तो ये यूनिट 4 के लिए है, आप इन दोनों में से किसी एक को प्रेफर कर सकते हैं, दृष्टि आईएएस को ले लें या निर्माण आईएएस को ले लें। ठीक है, ये कवर क्या करेगा, यूनिट 4 को कवर करेगा। और जो यूनिट 1, 2 और 3, यूनिट 3 भी है, ठीक, ये इसी में शामिल है, 3 भी शामिल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें इसमें मिल जाएंगी, कुछ चीज़ें रह जाएंगी। ठीक है, तो हमारी जो क्लास होगी उसमें हम इन पूरे यूनिट 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th सभी को कवर करने वाले हैं। तो वैसे तो हम पूरा ही पढ़ाएंगे, पूरा ही बताएंगे जो सिलेबस में टू द पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी के लिए ये मटेरियल बताया गया है और एक अच्छे सेल्फ स्टडी के रूप में भी आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा रूप प्रदान कर सकते हैं और कवर कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि आपको अपने आप सक्षम बनाना। हम चीज़ें रेडीमेड तरीके से तो दे देंगे, लेकिन आपका भी जो अनुसंधान है, आपकी जो अनुसंधान की सोच है, वो आपके कंटेंट को, क्वालिटी को देने में अच्छा सहायक सिद्ध होगी और वही आपके आंसर औरों से बेहतर बनेंगे, वहीं से आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर प्राप्त हो सकेगा। ठीक है, तो ये लक्ष्मीकांत या वाणी पब्लिकेशन दोनों में से किसी एक को प्रेफर करना है यूनिट 1, 2, 3 के लिए, तक्षशिला पब्लिकेशन यूनिट 5 के लिए, निर्माण आईएएस या दृष्टि आईएएस दोनों में से किसी एक को यूनिट 4 के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं। इन सबको लेने के बाद भी हमारा जो लेक्चर होगा, हमारे जो वीडियोज हैं, हमारे जो क्लासेस हैं, उनको आपको प्रॉपर देखना है, जिसके आधार पर आपके सारे कंटेंट कवर हो जाएंगे और उसकी क्वालिटी भी पता चलेगी कि हमें आंसर किस तरह लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाशन और स्रोत की बात। अब हम बात करने वाले हैं कि आंसर की फ्रेमिंग हमारी क्या होनी चाहिए, हम आंसर को किस तरह से अच्छा लिख सकते हैं, प्रेजेंटेशन का तरीका क्या हो, इसकी भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, मुख्य परीक्षा में सबसे बड़ा जो खेल है वो है आंसर फ्रेमिंग का, कंटेंट राइटिंग का। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न के उत्तर कैसे लिखें। ठीक है, पेपर 2 पार्ट ए, इसकी बात अगर हम कर रहे हैं तो इसको हम 3 तरीके से माप सकते हैं। एक होता है 3 अंक, एक है 5 अंक और एक है 11 अंक। ठीक है, 11 मार्कर क्वेश्चन। 3 अंक के प्रश्न क्या होते हैं, 3 अंक के प्रश्न अति लघुत्तरीय होते हैं। अति लघुत्तरीय का मतलब क्या होता है, शॉर्ट में आंसर लिखना है 3 लाइन में। ठीक है, 3 लाइन रहती है, वैसे उसमें निर्देश में लिखा रहता है कि एक पंक्ति में उत्तर दें या 10 शब्दों में दें। 5 अंक में 50 शब्दों की शब्द सीमा है, 9 लाइन के आसपास टोटल लाइनें होती हैं जिनमें से आंसर को आपको लिखना होता है पूरा। 11 अंक में इसमें 2 पृष्ठ होते हैं। ठीक है,
2 पेज होते हैं, लगभग 200 शब्दों में इसको हमको प्रेजेंट करना होता है। ठीक, इसमें 50 शब्द रहते हैं और इसमें 10 से 20 शब्द हो ही जाते हैं, 3 लाइन में उससे ज़्यादा भी शब्द हो जाते हैं। ठीक है, तो आंसर की लिमिट तो हमें पता चल गई। अब लिखें क्या, प्रश्न क्या आता है, हम लिखें क्या। मान लीजिए प्रश्न आपसे पूछ लिया गया क्या, उद्देश्य प्रस्ताव, या मान लीजिए प्रस्तावना आ गई। ठीक है, प्रस्तावना को और क्या कहा जाता है, उद्देशिका। ठीक, ये आ गया और ये प्रश्न पूछा भी गया था, एक उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। तो उद्देशिका क्या है, प्रस्तावना क्या है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैबिनेट मिशन। ठीक है, और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, रिट क्या होती है। ठीक है, इसके अलावा जो संविधान की प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति के बारे में बहुत सारी समितियां थी, प्रारूप समिति के बारे में पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन हो सकता है। ये मान लीजिए 3-3 नंबर के हों तो हमें क्या लिखना है, तो आइए हम थोड़ा सा इसकी चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर होगा। मान लीजिए प्रारूप समिति का पूछ लेता है। ठीक, प्रारूप समिति, तो इसका आंसर का फ्रेमिंग का हमारा तरीका क्या होगा। 3 नंबर में पूछा जा रहा है, तो आप पेपर 2 पार्ट ए लिख रहे हैं, इसका मतलब संविधान की भाषा, कानून की भाषा, कानून की जानकारी आपको है। तो जो भी कमेटी बनती है उस कमेटी का कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव्स होता है। तो उसका उद्देश्य क्या था, पहली बात तो आप लिख सकते हो समिति के बारे में, अध्यक्ष, एक अध्यक्ष के बाद संरचना, संरचना के बाद उद्देश्य। ठीक है, संरचना हो गई, उद्देश्य हो गया, ये आंसर इसका फुलफिल हो जाएगा। तो समिति जो थी इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव कौन थे, अंबेडकर जी इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संरचना क्या थी, 7 सदस्यीय, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। ठीक, उद्देश्य क्या था, BN राव द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर विचार करना, प्रारूप पर विचार कर अंतिम रूप देना। ठीक, और क्या लिख सकते हैं, विशेष, विशेष में लिख सकते हैं संविधान निर्माण की सबसे मुख्य समिति। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या कवर हो गया। पहला, समिति, समिति का कोई अध्यक्ष होगा, उसकी एक संरचना होगी, उसका उद्देश्य होगा और विशेष होगा। ये चीजें हमने कवर कर दी कि अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संरचना थी 7 सदस्यीय। ठीक है, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य अन्य सदस्य थे। अब इसमें उनमें नाम लिखना जरूरी नहीं है, हाँ 5 नंबर का आएगा प्रश्न तो आप नाम लिख सकते हो, 11 नंबर के प्रश्न में नाम लिख सकते हो, लेकिन 3 नंबर के प्रश्नों में केवल ओवरव्यू देना है। अध्यक्ष हो गए, संरचना हो गई, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या था इसका, संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप देना। ड्राफ्ट कमेटी थी, इसका काम क्या था, संविधान के प्रारूप पर अंतिम रूप देना। लेकिन इसके पहले तो एक प्रारूप बना दिया था, कौन, BN राव। BN राव कौन थे, संविधान सभा के सलाहकार थे। तो यहाँ जो संवैधानिक सलाहकार का नाम भी आपने दे दिया, यानी इसका मतलब आपको विषय की अच्छी समझ है,
विषय को आपने गहराई से पढ़ा है, ये चीज यहाँ कंप्लीट होती है। तो अंतिम रूप देना इसका काम था। विशेष क्या था? संविधान निर्माण की सबसे प्रमुख समिति थी। बिल्कुल सही बात है। लगभग विश्व के 60 देशों के संविधानों को अध्ययन करने के उपरांत जो भी इसमें प्रावधान सम्मिलित किए गए थे और BN राव ने तैयार किया था, फिर उसके बाद एक अच्छा प्रारूप विकसित किया गया, सिस्टमेटिक तरीके से किस पार्ट में क्या होना चाहिए, उन सब का वर्णन विश्लेषण करने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान अंतिम रूप से पारित कर दिया गया। तो ये 3 नंबर का आंसर पूरा फुलफिल हो जाता है। और ये पूरे पॉइंट आप लिखेंगे तो 3 में 3 अंक मिलेंगे, कहीं कोई भी नंबर छूटने वाला है ही नहीं, आपने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। हाँ, फिर आता है कि हम कैसे लिखें, ये 3 लाइन में कैसे हो पाएगा? तो 4 पॉइंट हो गए तो कैसे होगा? तो आप क्या करिए, जैसे पहली लाइन है उसमें लिख दीजिए क्या, यहां से शुरू करते हैं कि अध्यक्ष, कॉमा, संरचना, फिर उसके बाद लिखेंगे फिर कॉमा लगाकर, फिर उद्देश्य लिख दीजिए और फिर उसके बाद विशेष करके ये डैश करके फुल स्टॉप कर दीजिए। यानी आपको जगह नहीं है पॉइंट वाइज करने की, तो आप लाइनों में ही कॉमा के माध्यम से पूरे वाक्य को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तथा, और ऐसे बीच में संयोजक शब्द लगाकर, तो ये आपका आंसर इस तरह से फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई 3 नंबर के प्रश्न की बात। अब ये तो समिति थी, समिति के अलावा भी ऐसे बहुत सारे कंसेप्चुअल प्रश्न आ जाते हैं। मान लीजिए वो डेफिनेशन टाइप में हो, जैसे डेफिनेशन टाइप में बात करें, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व पूछ ले तो इसके बारे में हम कैसे लिख देंगे? तो नीति निर्देशक तत्व क्या है? ये संविधान का महत्वपूर्ण दर्शन है, संविधान के आधारभूत तत्व हैं ये। तो क्या लिख देंगे? वर्णन। सबसे पहले संविधान में जो भी चीजें वर्णित की गई हैं, वर्णन या प्रावधान कहाँ है इसका? ठीक है, और इसके पहले यहां परिचय, संविधान का मुख्य दर्शन, मुख्य दर्शन भी है ये। वर्णन प्रावधान संविधान में कहाँ है? तो इसका वर्णन है भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक, अब इसको ग्रहण कहाँ से लिया गया है? लिया गया है, कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, इसका महत्व क्या है? महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है? तो ये क्या करता है? नीति निर्माण, नीति निर्माण में गाइड। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, ये भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से। हाँ, नीति निर्माण में शासन का गाइड। ठीक है, और इसके अलावा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र न्याय स्थापना में। ठीक है, इसमें ये सहायक है। तो नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान का मुख्य दर्शन स्थापित करते हैं। इसका वर्णन भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इसको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से और नीति निर्माण में शासन का मार्गदर्शन का काम करता है। ठीक है, संसद कानून बनाती है, राज्य विधानमंडल कानून बनाता है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र न्याय की स्थापना में। तो अब आपको जैसे अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल समझे, जैसे सरकार ने अभी लाडली बहना योजना प्रारंभ की, ये भी नीति निर्देशक तत्व के निहित मूल सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, वो महिलाओं के कल्याण के लिए, सशक्तिकरण के लिए जो भी स्कीम चला रही है, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए जो चला रही है, बच्चों के कल्याण के लिए जो चला रही है, गरीबों के लिए जो चला रही है, ग्रामीणों के लिए जो चला रही है स्कीम, पंचायती राज व्यवस्था हो, श्रम कार्ड हो, ठीक है, स्वास्थ्य योजना हो, वो सब नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत निहित सिद्धांतों के अनुपालन में किया जा रहा है, उसका सरकार अनुसरण कर रही है।
ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व में जो दिए गए सिद्धांत हैं उनको सरकार लागू करती है, तब वो नागरिकों को मिलते हैं, और मूल अधिकार पहले ही मिल जाते हैं, उनको लागू करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये 3 नंबर में ऐसे आप आंसर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह लिखेंगे तो 3 में 3 नंबर मिलेंगे। और जो ये सिलेबस है 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन 3-3 नंबर के होते हैं। ठीक है, और 10 क्वेश्चन 5 नंबर के होते हैं, और जो 5 क्वेश्चन हैं 11-11 नंबर के होते हैं। तो ये 45 नंबर के हो गए, 50 नंबर का हो गया, या 55 नंबर का हो गया। अब देखिए इसमें स्कोर कैसे मिलते हैं। 45 नंबर के जो 3-3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें आपको 40 नंबर, 35 से 40 नंबर अगर मिल गए तो आप लीड ले लेंगे। ठीक है, औरों से। और 3 में 3 नंबर बहुत सारे क्वेश्चन में मिल जाते हैं। ठीक है, खासकर ये साइंस के पेपर में और ये कानून के पेपर में, संविधान के पेपर में। इसमें जैसे राजनीतिक चिंतक के बारे में पूछेगा तो उनका हम दर्शन लिख देंगे, उनके संबंधित कोई पुस्तक है वो लिख देंगे, और मुख्य प्रसिद्धि उनकी किस कारण से रही है उसको हम लिख देंगे। 10 क्वेश्चन 5-5 नंबर के जो पूछे जाएंगे उसमें क्या लिखेंगे। 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो 13 नंबर के पूछे जाएंगे उसमें क्या लिखेंगे। तो 5 नंबर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 5 अंक के प्रश्न की देख लेते हैं क्या करना है इसमें। इसमें सबसे पहले आपको परिचय जैसे विस्तार नहीं करना है, मात्र केवल संकेत करते हुए हमें सामान्य शब्दों में उसकी शुरुआत कर देनी है। मान लीजिए वो पूछ लेते हैं कि मूल ढांचा क्या है, संविधान का मूल ढांचा क्या है। मूल ढांचा पर उन्होंने 5 नंबर में प्रश्न पूछ लिया, तो आप परिचय देंगे कि संविधान के ऐसे प्रावधान जिनको समाप्त करने पर उसका अस्तित्व समाप्त प्राय हो जाता है, या उनको बदलने से संविधान की आधारभूत संरचना या उसका जो उद्देश्य है वो समाप्त हो जाता है। ऐसे प्रावधानों को संविधान से हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो संविधान के लिए आधारभूत हैं, वो नींव हैं, बुनियाद हैं, बुनियादी तत्व हैं, उनको हम नहीं हटा सकते, उनको मूल ढांचा कहते हैं। फिर उदाहरण दे देंगे। ठीक, तो एक सामान्य समझ वाली परिभाषा उदाहरण दे देंगे कौन कौन से मूल ढांचा है, जैसे कानून का शासन, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, ये क्या है मूल ढांचा के तत्व हैं। ठीक, निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी है। फिर उसके बाद ये जो संविधान के वाद थे, वाद मतलब जैसे केशवानंद भारती वाद 1973, मिनर्वा मिल्स केस 1980 में, इसको संविधान का आधारभूत ढांचा सिद्ध कर दिया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। तो उस चीज को हम इसमें उल्लिखित कर देंगे। तो ये लगभग 5 से 8 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। 13 नंबर की जहां बात आती है तो इसमें आपको प्रमुखता से इसकी प्रस्तावना रखनी है। प्रस्तावना का मतलब इसकी हमें पृष्ठभूमि बनानी है। पृष्ठभूमि के बाद बनाना है विशेष में, ये 11 नंबर के प्रश्न में सबसे पहले प्रस्तावना बनानी है। प्रस्तावना के बाद जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु का वर्णन करना है, और फिर निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, ये पेपर फर्स्ट सेकंड और जो सेकंड के 2 पार्ट हैं उनमें भी, पार्ट फर्स्ट के दोनों में भी जहां जैसा लगे, हर क्वेश्चन में नहीं हो सकता। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो टेक्निकल होते हैं, उनको हम डायरेक्ट स्टार्टिंग से एंड तक कर सकते हैं, डायरेक्ट एक फ्लो में आंसर दे सकते हैं। तो प्रस्तावना एक परिचयात्मक होगी, परिचय के साथ हम उसकी उदाहरण दे सकते हैं किसी भी चीज का। विषय वस्तु मेन चीज जहां पूछा गया है उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, और फिर आता है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष के बारे में एक सारगर्भित निष्कर्ष लिखेंगे जिसमें हमारे भविष्य के योजना भी सम्मिलित होगी। तो इस तरीके से 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर के प्रश्नों को हम अच्छे से अच्छा आंसर लिख सकते हैं। हमने कंटेंट की भी बात कर ली है और प्रारूपण की भी बात कर ली है। अब हम जब क्लास लेंगे तो उसमें हम प्रश्नों को बताते जाएंगे और आंसर फ्रेमिंग भी साथ साथ करते जाएंगे कि हमें उस प्रश्न के उत्तर में क्या क्या चीज सम्मिलित करनी है। तो आशा है दोस्तों मेरा यह जो गाइडेंस था वो आपको सहायक सिद्ध होगा, और मैंने भी इसी तरीके से रणनीति को फॉलो करके पेपर को निकाला है। तो जरूर आपके लिए फायदेमंद होगा। आने वाले वीडियोज भी आप इसको तन्मयता से देखते रहिएगा, जो आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। तो यूं ही बने रहें, जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।